नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो दृष्टि आई हुई है करंट अफेयर की, उसमें करंट अफेयर से जो संबंधित इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो आरओईआर हो, चाहे पीसीएस प्रीलिम 2025 हो, उसकी दृष्टिगत रखते हुए हम लोग बहुत बढ़िया से आसान भाषा में दृष्टि का ये करंट अफेयर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज ये संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्लास है। तो इसमें देखिए कि मिज़ोरम, गोवा, लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है और वर्ष 2030 तक 100% बैक साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। तो इसी चक्कर में ये हेडिंग जो है इम्पोर्टेंट होती है, मिज़ोरम, गोवा, लद्दाख पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब ये पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता होता क्या है? तो इसे देखिए कि ये उल्लास एक कार्यक्रम है, उल्लास। उसके तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने में अपने कुछ क्षेत्र में पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए गए हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर का मतलब होता है कि जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक प्राप्त कर लेता है, उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किए जाने के लिए पीछे 5 घटक काम करते हैं। ये पाँचों घटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें समाहित हैं। जैसे आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं निरंतर शिक्षा। ये चीज़ें 5 घटक के आधार पर साक्षरता दर के आधार पर 95% साक्षरता दर या उससे अधिक होने पर उस राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित वो किया जाता है। हालाँकि केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला राज्य लद्दाख है। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाएगी तो मिज़ोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। मिज़ोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है? उसके बाद गोवा जो है दूसरा राज्य बना हुआ है। गोवा दूसरा राज्य बना हुआ है। जबकि लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करते हैं, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टिगत ये पहला मुकाम है, क्योंकि ये 2024 में ही भारत की पहली पूर्ण शासित इकाई यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज बन गई है। जबकि वो लोग 2025 में है, जो मिजोरम है, गोवा है। तो इस तरह से है। और त्रिपुरा जो है ये तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता या साक्षर प्राप्त करता देश राज्य बन गया है। तो पहला मिजोरम हो गया, दूसरा गोवा हो गया और तीसरा हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है? और लद्दाख जो है वो सबसे पहला है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी तो लद्दाख की बात करेंगे हम, और राज्य की बात पड़ेगी तो हम मिजोरम को पहला राज्य बताएंगे। सॉरी। संविधान हत्या दिवस, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस समय वर्तमान सरकार जो है, तत्कालीन सरकार को 1975 में 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में दावा है कि तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा था। इसीलिए ये संविधान हत्या का जो दिवस मनाते हैं 25 जून, आप याद रखेंगे तारीख 25 जून। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। एक तो भारत चीन के साथ हुआ है, और भारत पाकिस्तान यानी 1971 के साथ जब बांग्लादेश हुआ था, मतलब बांग्लादेश नया देश बना था। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के लिए मोदी सरकार ने डिसाइड किया है। और उसी के साथ आप देखेंगे ये की है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। अब ये हैदराबाद मुक्ति दिवस की बात यहाँ पे इसलिए आई है कि अभी पिछले 17 सितंबर को वहाँ पे अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में इस चीज़ को गौर किया गया था। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर याद रखेंगे, 17 सितंबर वहाँ पे दिवस ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ हो सकता है इस दिवस का उल्लेख वहाँ करें। ठीक है? और दूसरी चीज़ याद रखेंगे इसमें, हैदराबाद मुक्ति दिवस में देखिए 552 लगभग रियासतें थी, उनका विलय हुआ था भारत में 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। तो उसमें एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद है ये,
और एक जम्मू कश्मीर था। ये तीनों ने विलय करने से मना कर दिया। हालाँकि उसके बाद अलग-अलग तरीके से वो विलय हुए। तो हैदराबाद जो है वहाँ पे सैन्य अभियान हुआ था। उस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के हिसाब से इसको उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है? और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि वहाँ का जो नवाब था तो वो था उस्मान अली, मीर उस्मान अली। वहाँ जब 17 सितंबर 1948 में इसको जब विलय किया था तो वहाँ पे मीर उस्मान अली था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मेंशन किया हो। 17 सितंबर 1948 मीर उस्मान अली ऑपरेशन पोलो। ये कुछ चीज़ें हैं। पुलिस कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई थी और निज़ाम के शासन से मुक्त कराया गया था। अब यहाँ पे है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो मल्टी मॉडल मतलब कई आयामों में बना हुआ है। कार्गो का मतलब होता है सामान जो होता है जहाज़ों में लाद के ले जाते हैं वो उस तरह का है। तो ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में ही, जो हरियाणा गुरुग्राम में मारुति सुजुकी का मानेसर संयंत्र है, वहीं पे देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसमें अगर और कोई फैक्ट इम्पोर्टेंट है तो वो ये कि इस परियोजना में कौन-कौन शामिल था। तो एक तो रेल मंत्रालय है, अश्विनी वैष्णव थे मंत्री। एचआरआईडीसी राज्य सरकार और मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से ये उद्यम स्थापित हो पाया है। ठीक है? तो इतना डीपली मेरी समझ से यहाँ पे ये पॉइंट नहीं पूछेंगे, लेकिन रेल मंत्रालय इन्वॉल्व है सरकार का तो यहाँ पे ये पॉइंट पूछ सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना जो हुआ था एआई 171 उससे संबंधित है। तो ये एआई 171 जो बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर जो है वो अहमदाबाद में मेघानी नगर में स्थित है। रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और ये फ्लाइट जो है लंदन के लिए जा रही थी। ये फ्लाइट लंदन जा रही थी और इसमें 242 लोग शामिल थे। उसमें से जो केवल एकमात्र जीवित बचे उनका नाम याद रखना, विश्वास कुमार रमेश है। विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। अब यहाँ पे एक सवाल बना सकते हैं जब वो स्टेटमेंट में देंगे इस करंट अफेयर के सवाल को, तो वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। दूसरा यहाँ पे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शामिल थे। और साथ में इसमें जो और फैक्ट है वो ये कि वहाँ अहमदाबाद में ही बीजी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ये इस प्लेन जो है घुस गया था। इसके अवशेष वहीं से मिले हैं। और सबसे अगर पॉइंट बना सकते हैं तो एक पॉइंट यहाँ से बना सकते हैं कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो है एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला द्विइंजनीय, ठीक है, द्विइंजनीय वाला दीर्घ मार्ग विमान है जिसे पहली बार 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पे वर्ष को चेंज कर सकते हैं। वो 2011 की जगह 2012 लिख सकते हैं। द्विइंजनीय के लिए आप सिंगल इंजन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल के आने के चांस ज़्यादा है। दुर्घटना हाल फिलहाल में हुई है। तो यहाँ यहाँ पे एक तो ये दे देंगे सन, उसके बाद ये बदल देंगे। और दूसरा जो है वो जो विश्वास कुमार जो बचे हैं रमेश, उनका जो है भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, ध्यान रखना। वो हो सकता है दिखा दें कि अमेरिकी नागरिक हैं। इसके अलावा और कौन सी घटनाएं हुई हैं तो 1996 में चरखी दादरी मध्याकाशीन 2 विमानों की आसमान में ही टक्कर हो गई थी। तो भारत की सबसे घातक विमान दुर्घटना मानी जाती है। 1985 में एयर इंडिया बम कांड हो गया था। आतंकवादी बम विस्फोट में काफ़ी लोग मारे गए थे। ये मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई उड़ान थी। और उसके बाद 1978 में एयर इंडिया में ही दूसरा मुंबई दुर्घटना हुआ था, जो समुद्र में गिर गई थी। और 2010 में मंगलुरु विमान दुर्घटना जो दुबई से जा रही थी, उसमें भी ये लैंडिंग करते समय दुर्घटना हुई थी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वही है आपका ड्रीमलाइनर 787। अब ये फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है?
फ्लाइट रिकॉर्डर, क्योंकि अब जाँच हो रही है तो इस फ्लाइट रिकॉर्डर के आधार पर ही जाँच कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है और ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं इसको। ब्लैक बॉक्स, ठीक है? ये 2 प्रकार की डिवाइस होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये जो है फ्लाइट में क्या-क्या डाटा था उसका सब पूर्ण डिटेल होती है। और कॉकपिट वाइट ये थोड़ी-सी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, जो पायलट वगैरह होते हैं वो वहाँ पे। ये नारंगी रंग का होता है, इससे दुर्घटना में इसके बाद इसको ढूँढना आसान हो जाता है। ब्लैक बॉक्स नाम है लेकिन रंग नारंगी है। नारंगी रंग दूर से चमकता है और इसके पास एक ख़ास बात ये है कि विस्फोट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान या उससे अधिक तापमान बर्दाश्त कर सकता है। 3400 जी तक की टक्कर सह सकता है, यानी इतने भयानक टक्कर के बाद भी ये साबित बचेगा, सुरक्षित बचेगा। तो इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आप देख लीजिए। जातिगत जनगणना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है स्वतंत्रता के बाद 1931 में जनगणना के बाद ये पहली बार हो रहा है। 1931 में इस तरह की जनगणना हुई थी और उस समय उसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया था। है लिखा हुआ है कि इस तरह से जातिगत गणना में नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। डेटा उनका जारी नहीं किया गया था। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जनगणना संबंधित, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि जनगणना संपत्ति सूची का विषय है, तो आपको वहाँ देखना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद याद कर लीजिए 246 है जनगणना के अंतर्गत और उसमें जनगणना अधिनियम 1948 काम करता है इसी के अंतर्गत। यही अधिनियम जनगणना को शक्ति देता है, ठीक है? बहुतों का जनगणना 2 शिफ्टों में होगी, 2 चरणों में होगी। पहाड़ी इलाकों में जनगणना जो है अलग होगी, फिर बाकी पूरे देश में होगी। तो पहले पहाड़ी एरिया में कर लेंगे। चिनाब रेलवे पुल की बात करें, चिनाब रेल पुल जो है विश्व का सर्वाधिक ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ऊँचाई इसकी ध्यान रखना 359 मीटर है, हो सकता है ऊँचाई का डाटा गड़बड़ कर दें। कुल लंबाई 1315, लंबाई से ज़्यादा ऊँचाई इम्पोर्टेंट है 359 मीटर, क्योंकि इसकी तुलना और जो ऊँची बिल्डिंग है, ऊँचे पुल हैं उनसे की गई है, इसलिए इस डेटा को याद रखेंगे, ठीक है? और ये जो पुल है, जम्मू कश्मीर में ही उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर स्थापित किया गया है, उसका महत्वपूर्ण भाग है। और ये पुल जो है 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं उस तरफ हिमालय में, क्योंकि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टक्कर करती हैं। सो हिमालय के क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो 8 रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को झेलने की क्षमता है, पर वहाँ मैदानी क्षेत्र में हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं। तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो हवाएँ चल रही हैं, उसका भी सामना करने में सक्षम है। और इसकी वैधता जो है 120 साल तक के लिए बनाया गया है। 120 साल तक ये मजबूती से खड़ा रहेगा। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थान आईआईटी और भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से इसको निर्मित किया गया है। कोंकण रेल कॉर्पोरेशन, भारत की आईआईटीज़ और डीआरडीओ 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकता है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँचना बहुत मुश्किल है। कभी 40 डिग्री पहाड़ों पे होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये 40 डिग्री तक यहाँ पे ये इसको सहन कर लेगा। अगर इसकी लागत देखेंगे तो चिनाब रेल पुल की लागत जो है परियोजना की 1486 करोड़ रुपया है, 1486 करोड़ रुपया। अब इसमें सवाल किस तरह से बनेगा? वो कहेंगे हाल ही में चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया गया। उसकी ऊँचाई जो है 359 की जगह पे कुछ और दे देंगे, 350, 360, लागत 1400 करोड़ है, उसका स्टेटमेंट हो सकता है चेंज कर दें, ठीक है? और ये लिख देंगे कि ये जो है -4 डिग्री टेम्परेचर से 20 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान को सह सकता है, जबकि 10 से 40 डिग्री टेम्परेचर सह सकता है। तो थोड़ा-सा यही यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा उन्होंने तुलना की है, चिनाब रेल पुल जो है एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊँचा है, ठीक है? तो इसलिए उसकी ऊँचाई याद रखना है, क्योंकि एफिल टावर से उसकी तुलना की है, 35 मीटर ऊँचा है उससे। वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी दी गई थी। ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है, बीजेपी सरकार है और अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी सरकार से संबंधित थे, ठीक है? भारत के पहले अब इसी इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले
केबल स्टीरेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है, ये विश्व के थोड़े से ऊंचे ब्रिजों के बारे में दिया है, और ये सारे के सारे ब्रिज जो है लगभग चीन के ही हैं। इन पे आप एक बार नजर डाल लीजिए। ये भारत ने बनाया है तो उसकी तुलना और राज्यों से भी और देशों से भी की है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई, जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई स्थापित की गई है, सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैक्ट अलग से लिखा है कि केंद्र सरकार इसमें 51% और राज्य सरकार 49% जो है भागीदारी करने वाली है। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि बिजली संकट देश में बना हुआ है, और इस संकट की घड़ी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कानपुर नगर में, भारत में उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर में ये संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, परंपरागत ईंधनों पर आधारित कोयला बिजली संयंत्र है ये, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि जहाँ गैर परंपरागत ईंधनों जैसे सौर ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, उन पर जो है सरकार का झुकाव, वहीं पे कोयला आधारित कोई संयंत्र स्थापित होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 1980 यानी 660 मेगावाट की 3 क्षमताओं वाली, तो ये टोटल 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र के उद्यम एनएलसी एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार की जो यूपीआरबी यूएनएल, इनका दोनों का मिला हुआ संयंत्र है, मतलब संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे, इसे नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित कर रही है। संचालन का काम किसको दिया गया है? नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को। और इसमें जो है लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और लगभग 25% बिजली जो है असम राज्य को मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये कानपुर राज्य में स्थापित किया है, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कानपुर जगह पे आगरा दिखा देंगे या कोई और जिला दिखा देंगे, फिर ये उत्तर प्रदेश को कहेंगे कि इसमें 80% बिजली जो है उत्तर प्रदेश को मिल रही है, 90% बिजली उत्तर प्रदेश को मिल रही है, और या 75% ही दे देंगे, 75% उत्तर प्रदेश को मिल रही है और दिखा देंगे 25% जो है अरुणाचल प्रदेश को मिल रही है, जबकि ये किसको मिल रही है? असम राज्य को। ठीक है, ये असम राज्य को मिल रही है। तो यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, दोनों फैक्ट को सही से याद रखेंगे। ठीक है, संचालन का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे। और ये इस परियोजना के लिए कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड को टारगेट किया गया। झारखंड के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, यानी झारखंड कोयला आपूर्ति के लिए दुमका जिला वहां पे आरक्षित किया गया है, उस चीज को आवंटित किया गया है। आगे लोक माता अहिल्याबाई, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, ये हुआ कहाँ? ये इम्पोर्टेंट है, किसने किया? ये नरेंद्र मोदी की जगह राजनाथ सिंह दे सकते हैं। ठीक है, और किसी और नेता को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये प्रोग्राम जो है सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महासशक्ति ये जो अहिल्याबाई हैं उनकी 300वीं जयंती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी की जगह पे किसी और नेता का नाम दे देंगे, और जगह के लिए भोपाल की जगह पे कुछ और दे देंगे, सिक्किम की राजधानी गंगटोक दे देंगे, कहीं पे भी दे देंगे। तो ये है 300 की जगह पे कह देंगे 297 जयंती है, 301वीं जयंती है, जो भी है आप इसको थोड़ा गौर से देख लेंगे। अब इसमें हुआ क्या है कि स्मारक टिकट तो जारी किया है, होता ही है, लोगों को जारी कर ही देते हैं ये लोग, लेकिन 300 रुपए का विशेष मूल्य का सिक्का जारी हुआ, ये पहली बार हुआ है कि 300 मूल्य वर्ग का सिक्का जो है भारत के इतिहास में पहली बार जारी हुआ, और ये कोलकाता टकसाल में ढला है। तो इम्पोर्टेंट हो गया ये कि कह देंगे अहिल्याबाई जो देवी थी अहिल्याबाई, उनके सम्मेलन में, उनके सम्मान में 300 मूल्य वर्ग का सिक्का जारी किया गया, जो
भोपाल की टकसाल में ढाला। तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो कोलकाता टकसाल में है। ठीक है। और राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी बांटा गया। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी बांटा गया। ये पुरस्कार जो है एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ठीक है। ये पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार ये जयमती को मिला है। किसको मिला है? जयमती कश्यप को मिला है। तो ये पूछ सकते हैं। अब इसमें सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान समारोह जो है अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। इसमें पुरस्कार बांटा गया है। पुरस्कार मिला है जयमती कश्यप को। 300 मूल्य वर्ग का सिक्का जारी किया है। कोलकाता में इस टकसाल में इसको ढाला गया है। ठीक है। अहिल्याबाई देवी होलकर जो है उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र की जगह पे कुछ और दे सकते हैं राज्य। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब अहिल्याबाई जो होलकर हैं उनका क्या योगदान रहा 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध विचारों की अग्रदूत थी। जैसे कि राजा राम मोहन राय वगैरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, वैसे ही अहिल्याबाई होलकर का भी योगदान रहा है। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में इनका क्या क्या योगदान रहा, तो इसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई गई। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह समर्थन के जैसे कदम उठाए थे। अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना 2024 में प्रारंभ की गई थी महिलाओं के लिए, महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है। 2024 में स्टार्टअप योजना महिला स्टार्टअप योजना शुरू की गई थी अहिल्या देवी होलकर के हिसाब से। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पे रखा गया है। इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित। तो दार्शनिक महारानी की उपाधि सम्मानित है। अब इसमें देखो कितने फैक्ट हो गए हैं। ठीक है। आप देखेंगे इसमें कई सारे फैक्ट हो गए। इन्हीं फैक्ट से मिला जुला कर वो एक सवाल को जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं मध्य प्रदेश की राजधानी में इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। 300वीं जयंती थी। और इसके बाद देखा आपने कि 300 रुपए का 300 रुपए का जो है मूल्य वर्ग का सिक्का टकसाल में जारी डाला गया। ये पहली बार हुआ 300 मूल्य वर्ग का सिक्का जारी हुआ वो। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार मिला है जयमती कश्यप को। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र जिले में अहमदनगर जामखेड़ तहसील चौंडी गांव में हुआ है। अहिल्याबाई देवी जो है स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध आदि जैसे विचारों की अग्रदूत थी। और उनके नाम पर स्टार्टअप योजना भी शुरू की गई 2024 में। इंदौर हवाई अड्डे का नाम बदल के इनके नाम पे किया गया और दार्शनिक महारानी की उपाधि धारण की थी। 1795 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अब ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना क्या है? ये दो राज्यों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है। ठीक है। और ये जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाना और सिंचाई के साथ साथ पेयजल को सुदृढ़ करना, पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। अब ये दोनों प्रदेश जो है पानी की संकट से जूझ रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ। और ये जल आवंटन की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र को ज़्यादा जल आवंटन होगा। ठीक है। महाराष्ट्र को ज़्यादा जल आवंटन होगा। और इसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी। 90% राज्य केंद्र सरकार, जबकि शेष 10% का भार जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएंगी। इस परियोजना में जो राप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है उस परियोजना में 90% केंद्र सरकार। और यहाँ पे सवाल बना सकते हैं 75-25 कर देंगे क्योंकि ये रेशियो बहुत चलता है योजनाओं में। तो ये कह देंगे कि राप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% योगदान दे रही है, जबकि गलत है 90 और 10 है। इसके अलावा इससे पूर्व कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं या जल संरक्षण या जलापूर्ति सिंचाई आपूर्ति के लिए, तो केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ये पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना
जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। अब ताप्ती नदी के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्ताई क्षेत्र से सतपुड़ा पर्वत से निकलकर 700 किलोमीटर तक बहती है। अब सबसे बात है कि ये पश्चिम की दिशा में बहती है। नर्मदा के बाद तापी भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात के खंपात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि। ठीक है। तो एक चीज समझ लीजिए कि जैसे ही हम इस तरह से मैप बनाते हैं भारत का, तो यहाँ से ये नर्मदा है, ये तापी है। ठीक है। ये खंपात की खाड़ी में गिरती है और पश्चिम में बहने वाली दूसरी नदी है। ये 724 किलोमीटर लंबी दूसरी बड़ी नदी है, जो पश्चिम में बहती है। ठीक है। और ये है आपका अरब सागर। तो अरब सागर में खंपात खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। पहलगाम युद्ध विराम तक, ये जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल, एक तो आप ये डेट ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम पर्यटन में क्षेत्र में ये भीषण आतंकी हमला हुआ था। ठीक है। फिर 6 मई 7 मई की रात, मतलब 6 मई की रात 7 मई मिड दोनों का 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर नामक एक प्रतिरोधी या प्रतिक्रिया करी गई थी हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से। इससे पहले 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, 2019 में बालाकोट हवाई अड्डा हवाई हमला हुआ था। ये भी भारत की तरफ से ही दोनों प्रतिक्रियाएं की गई थी। अब आप समझ लीजिए कि ये पहलगाम है क्या। पहलगाम घटना दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले में पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी, अभी बैसरन घाटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। ये बैसरन घाटी के मैदान में पहलगाम से लगभग, अनंतनाग जिला है, पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर बैसरन घाटी के मैदान में लोग बैठे हुए थे जो छुट्टियां मनाने आए थे। उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था। लोगों ने वहां पे धर्म के आधार पर टारगेट किया उनको। ठीक है। 26 लोगों की मौत हुई है, इसमें एक नेपाली है, नेपाली नागरिक है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट, रेजिस्टेंस फ्रंट नामक संस्था है, जो लश्कर तायबे का मुखौटा बना हुआ है, उन्होंने ली है। ठीक है। तो ये आतंकवादियों की लिस्ट है। यहाँ पे एक सिंधु जल समझौता इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको आप देखेंगे। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी बागा सीमा को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। तो अटारी बागा सीमा है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे। दूसरा, सार्क वीजा जो छूट परियोजना है, सार्क देशों के लिए जो वीजा की छूट परियोजना है, उसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत को प्रतिबंधित कर दिया था। भारत की यात्रा में पाकिस्तान नागरिकों को बैन कर दिया गया था। उसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत की ओर से, जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, तो उसके विरोध में 6-7 मई को रात में ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 9 लक्ष्य स्थलों को एक साथ प्रहार किया गया था भारत की तरफ से। ठीक है। अब उसमें हम आगे देखेंगे। इसमें देखो ज्यादा चीजें नहीं है, एक तो भौगोलिक स्थिति पूछ सकते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो आपसी संबंध है उससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना का डायरेक्टर जनरल था काशिफ अब्दुल्ला, उस समय, मतलब इसी समय, और भारतीय सेना की तरफ से जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो राजीव घई, इन दोनों के बीच में हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम सीज फायर हुआ था। ठीक है। तो सीज फायर में कौन कौन सम्मिलित था? जो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ऑफ मेजर जनरल जो था काशिफ अब्दुल्ला, और हमारी तरफ के कौन थे? भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये दो नाम आप याद रखेंगे, काशिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान की तरफ से और राजीव घई भारत की तरफ से। इन दोनों के बीच में सीज फायर हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपनी भूमिका बहुत आगे बढ़ चल के बता रहे हैं। पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया था, उठा लिया था, उनको 14 मई को छोड़ दिया। तो इसमें पूछ सकता है कि बीएसएफ के जवान वो कौन था? पूर्णम कुमार शाह। ठीक है।
अब इसके बाद में पाकिस्तान को आतंकवादी समर्थक या आतंकवादी जनरेट करने वाला देश बताने के लिए पूरे विश्व में एक प्रतिनिधि मंडल 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंडल गठित किया गया। इसमें 59 संसद सदस्य थे, ठीक है? और ये कुल 32 देशों में गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया कि आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है। लोगों का समर्थन प्राप्त किया, देशों का समर्थन प्राप्त किया। शशि थरूर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा, कांग्रेस के हैं। शिवशंकर प्रसाद भाजपा के हैं, बाकी कुछ लोग हैं वो आप देख ले सकते हैं। सुप्रिया सुले एनसीपी की हैं। उसके बाद ये थोड़े से जो भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में ये शामिल हवाई हैं, जैसे कि दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान है, ठीक है? और ये स्काल्प है, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है, यूरोपीय संघ द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। एक हैमर हाइली, एक मिनट, हैमर हाइली एक्साइल मॉड्यूलर है, म्यूनिशन एक्सटेंडेंट रेंज, ये फ्रांस में उत्पत्ति हुई इसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, रूस डाला, भारत रूस संयुक्त से ये भी इस्तेमाल हुआ उसमें, लेकिन कितनी स्तर पर इस्तेमाल हुआ उसका पता नहीं है। उसके बाद एक ये है भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने क्या किया उसमें किया, तो S-4 जो सुखोई वाला, सुदर्शन, सुखोई नहीं सुदर्शन चक्र वाला था, ये रूस और भारतीय सेना के लिए अनुकूलित था, जो रूस द्वारा भारत को दिया गया था। आकाश सरफेस टू एयर, मतलब सतह से हवा में मिसाइल, जो आकाश मिसाइल है उसकी बात की है। भारत DRDO ने उत्पत्ति की, इसका भी इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सेमीकंडक्टर वहीं पे स्थापित हो सकता है जहाँ पे शुद्ध जल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पानी की मात्रा, पानी की बहुत खपत होती है, इसलिए से और सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक यूनिट जो होती है उनको स्थापित करना थोड़ा और उस तरह से मुश्किल हो जाता है कि उससे कच्चा माल प्राप्त करना मुश्किल है। इसीलिए इंडिया में इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम पीछे हैं। तो देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट जो है, अर्धकालीन यूनिट, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी मिली है। ये यूनिट की स्थापना एचसीएल, जो एचसीएल कंपनी है भारत की है, और फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास इसको स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है जेवर एयरपोर्ट नोएडा, वहाँ पे इसको स्थापना की गई है। अब यहाँ पे बताया है कि ये ताइवान की, एक्सीएल भारत की है, और फॉक्सकॉन कहाँ की है? ताइवान की कंपनी है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है? और ये संयंत्र जो स्थापित होगा वो 2027 से काम करना शुरू कर देगा। स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं कौन कौन सी? तो गुजरात में देखो 3 हैं। ये गुजरात के साणंद में, तो माइक्रॉन, ATMP गुजरात साणंद, ठीक है? टाटा PSMC 5 धलोरा गुजरात में है, धोलेरा गुजरात में है। TSCT, TSC सेट टाटा, ATMP मोरीगांव असम में है। फिर ये 2 और जो हैं गुजरात के साणंद में हैं, और ये वाली जो है गुजरात साणंद में है। तो गुजरात साणंद 3 हो गई, एक मोरीगांव असम में हो गई, ठीक है? धोलेरा गुजरात में हो गई, तो गुजरात में 4 हैं। साणंद में 3 है, धोलेरा में 1 है, मोरीगांव असम में 1 है, और बाकी ये अपना उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ये उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है। फॉक्सकॉन का भारत में पहला चिप निवेश है। ताइवान की कंपनी ने भारत में पहला निवेश किया है चिप के मामले में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 13 मई 2025 को रेनियस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया को 2 उन्नत डिजाइन केंद्र नोएडा, बेंगलुरु ये उपलब्ध कराए हैं, राष्ट्र को समर्पित किए हैं। एक केंद्र में भारत की पहली 3 नैनोमीटर तकनीक का चिप डिजाइन कार्य करेंगे। 3 नैनोमीटर, तो 5-7 नैनोमीटर का हम काम पहले ही कर चुके हैं, 3 नैनोमीटर का काम पहली बार होगा। जन सुरक्षा के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जन सुरक्षा कार्यक्रम चलाया गया था 2015 में, आज 2025 में उसके लिए 10 साल हो गए हैं। इसमें 3 योजनाएं शामिल है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। इन तीनों योजनाओं में
बढ़िया से उनके आयु वर्ग, उनके फ़ायदे आप नोट कर लेंगे, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई, ये 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया है। बुढ़ापे पे नियमित सुविधा वो पेंशन मिलती है। ठीक है, इसमें डेटा दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 10.66 करोड़ लोगों ने नामांकन कराया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिला हैं, 47% महिला हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें अलग कुछ योजना है। इन योजनाओं को क्रॉनिकल या मैचिंग के लिए देंगे, मैचिंग के लिए जरूर देंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में है, मंत्रालय श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय। यहाँ पे व्यापारियों रोजगार, स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एनपीएस, वो 2019 में है। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में है, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वय वंदन योजना, वय वंदना योजना 2017 में है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 2017 में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में है। ठीक है, और यहाँ पे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू होते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 आयु वर्ग, याद रखना 18 से 50 आयु वर्ग, और इसमें 2 लाख रुपए प्रति वार्षिक टर्म जीवन कवर है। तो 2 साल 2 लाख रुपए का एक वर्षीय टर्म जीवन कवर भी प्रदान करती है। 436 रुपये प्रीमियम कटता है इसका। ठीक है, अब अगर बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, तो इसमें 2 लाख रुपए पूर्ण क्षति पर और आंशिक क्षति पर 1 लाख रुपए है। 18 से 70 साल की आयु इसमें इम्पोर्टेंट है, 20 रुपये प्रीमियम कटता है, 20 रुपये सालाना इसकी कटौती होती है, वहाँ 436 रुपये सालाना कटौती होती है। अटल पेंशन योजना का हिसाब किताब क्या है? अटल पेंशन भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने की एक केंद्रीय योजना है। असंगठित क्षेत्र जिनको नियमन विनियमन सरकार नहीं करती है। 18 से 40 वर्ष की इसमें आयु हो, 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक 1000 रुपये प्रति माह से लेकर 5000 रुपये प्रति माह की पेंशन गारंटी इसमें प्रदान की जाती है। विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन फिल्म मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी किससे संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? तो फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से आय प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था होती है ऑरेंज इकोनॉमी। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था इस संबंध में। इस क्षेत्र का पहला विश्व शिखर सम्मेलन मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था 1 मई से 4 मई 2025 के बीच में। ठीक है, इसका संकल्पना दो, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनात्मकता को जोड़ो या रचनाकारों को जोड़ो, देशों को जोड़ो। ठीक है, आयोजन इसका भारत सरकार के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उनके द्वारा किया गया था, महाराष्ट्र सरकार के इस तरह से। ठीक है, और इसमें जो है एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव रखते हुए देवी चौधुरानी नाव फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह फिल्म निर्मित फिल्म घोषित किया गया है। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। त्रिभाषा सूत्र विवाद क्या है? 3 भाषाओं को लेकर चलना है। पहले तो हम ये देख लें, नई शिक्षा नीति 2020 अपने त्रिभाषा फार्मूले में ये कहती है कि मातृभाषा अंग्रेजी के अलावा, जैसे मान लिया कि मातृभाषा जो है और उसके बाद अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि हिंदी हो। लेकिन हिंदी के लिए ये लोग, मुझे लगता है कि प्रेशर बनाया जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री तमिलनाडु के जो स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री स्टालिन भाषाई को ब्लैकमेल, भाषाई ब्लैकमेल बताते हैं। इस तरह की जो नई शिक्षा नीति की जो नीतियाँ थोपी जा रही हैं, उसको बता रहे हैं कि भाषाई ब्लैकमेल है। वो आप दावा कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति हमारे ऊपर थोपी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संबंध किया कि किसी राज्य को एनईपी लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए किसी राज्य को बाध्य नहीं किया सकता। अच्छा, नई शिक्षा नीति है क्या? तो आप याद रखेंगे, नई शिक्षा नीति
20 में लाई गई थी, 29 जुलाई 2020। तो नई शिक्षा नीति संबंधित एक तारीख पूछ सकते हैं, 2 जुलाई, 29 जुलाई की जगह 5 जुलाई कर सकते हैं। के कस्तूरी रंजन जो थे, के कस्तूरी रंगन उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसी की सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा नीति लाई गई है। इस नीति का लक्ष्य 2040 तक भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। भारत को विश्व गुरु बना देंगे। भारत को सॉरी वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। नई शिक्षा नीति में मात्र भाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए त्रिभाषा फार्मूले पर बल दिया गया है। इसके अनुसार क्या होगा, पहली भाषा जो होगी मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी भाषा कोई अन्य भारतीय भाषा गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी विकल्प है। जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ हिंदी एक विकल्प है, या हिंदी को अपना सकते हैं। अब ये भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े कुछ प्रावधान देख लें, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 120 और 210 में केवल अंकों का बदल किया है, राज्य तो संसद और विधानसभा दोनों बन जाता है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा और हिंदी, जो संघ की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी, ये अनुच्छेद 343 कहता है। कुछ और अनुच्छेद हैं, उनको देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि अनुच्छेद ये पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने के संबंधित है। अनुच्छेद 344 राज्य की राजभाषाएं और राजभाषाएं क्या हो सकती हैं। अनुच्छेद 346 एक राज्य दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या हो सकती है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष संबंध है। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधित कुछ विधियां निर्मित करने की विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी प्राइमरी लेवल पर। 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए कर्तव्यों का वर्णन, संघ के कर्तव्यों का वर्णन। फिर अगला पॉइंट आता है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित। तो ये विजिंजम है कहाँ, ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम अरब सागर के तट पर है। पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग कार्यालय में के निकट होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसी लोकेशन पे है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। विजिंजम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ये इम्पोर्टेंट है, पहला डीप वाटर वाला है। अब यहाँ पे है, ये भारत के गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से है जिसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर, कुछ जगह पे 24 मीटर है। प्रारंभिक क्षमता वाले 10 लाख TEU प्रति वर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। अभी TEU क्या है, 20 फुट इक्विवेलेंट, यानी कि 20 फुट लंबे शिपिंग कंटेनर यहाँ पे आ सकते हैं। पहले 10 लाख कंटेनर को यहाँ शिपमेंट करेंगे, उसके बाद उसको बढ़ाकर 72 लाख तक पहुंचा देंगे। पूर्ण परियोजना जो है 4 चरणों में होगी। 20,000 करोड़ रुपए की अनुमान लागत है और वर्ष 2028-29 में इसको तैयार करके देना है। ठीक है, केरल सरकार इसमें शामिल है, अडानी समूह और केंद्र सरकार, ये 3 लोगों के बीच में ये समझौता है। वित्तीय ढांचा तैयार करेंगे ये लोग, 3 लोग मिलकर। संचालन के लिए अडानी पोर्ट्स को 2060 तक का समय मिलेगा प्रबंधन संचालन के लिए, मतलब एक तरह से टेंडर उनके हाथ में जाएगा, 2060 तक उसका संचालन प्रबंधन कर सकते हैं वो। उसके बाद है कि भगवत गीता नाट्यशास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था, 1992 में, और इसका उद्देश्य था विश्व भर में मूल पुरालेखों और जो लेख है, पुरातत्व हैं, संबंधित अभिलेख हैं, पुस्तकालय संग्रहों का संरक्षण करना, उनके व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना है। ठीक है,
और इसी के तहत अप्रैल 2025 में भारत को 2 अमूल्य प्राचीन पांडुलिपि भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इनको स्थान मिला है उसी में, ठीक है? पेरिस में अभी हाल-फिलहाल में 17 अप्रैल को बैठक हुई थी, उसमें 74 नए दस्तावेज़ों को शामिल किया गया था। 74 नए दस्तावेज़ धरोहरों को रजिस्टर में जोड़े जाने के बाद 570 प्रविष्टियाँ हो गई हैं, जिसमें 2 भारत के शामिल थे अभी हाल-फिलहाल के, ठीक है? रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की कुल संख्या 11 हो गई है, 2 जोड़ी 9 पहले थी, जबकि यूनेस्को में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय में ये 3 हैं। दोनों पांडुलिपियाँ मूलतः संस्कृत भाषा में, ये भाषा इम्पोर्टेंट हो जाती है, प्राचीन भारत का शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। तो ये पांडुलिपियाँ पुणे महाराष्ट्र स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित हैं, ठीक है? ये दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय के रूप में एक संस्थान है। श्रीमद् भगवद गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है, 700 श्लोक 18 अध्याय हैं। यह अध्याय के बारे में सवाल पूछ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता महाकाव्य महाभारत के छठे खंड भीष्म पर्व के उपाध्याय का 23 से 40 तक का हिस्सा है। महाभारत का ही एक हिस्सा है। युद्ध क्षेत्र में संवाद हुआ, इसमें अर्जुन श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, वही भगवद गीता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित है। नाट्यशास्त्र की बात करें तो भारतीय दर्शन कलाओं, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, संगीत हो गया, इस पर आधारित प्रथम लिखित विस्तृत ग्रंथ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला लिखित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र पर, और इसकी रचना भरत मुनि ने की है, ठीक है? यूनेस्को के अनुसार लगभग एक ग्रंथ लगभग दूसरी शताब्दी पूर्व संहिता कोट किए गए हैं, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के ये शास्त्र ये ग्रंथ हो सकते हैं। नाट्यशास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्य वेद या पंचम वेद कहा गया है, जिसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है, ठीक है? अब हम महाकुंभ 2025 प्रयागराज को कल से देखेंगे।